We will start from active transport. Okay, according to the definition, movement of atoms, ions, or molecules from a region of lower concentration to a region of higher concentration against the concentration gradient. Against the concentration gradient by using energy. So this is the definition of active transport. So according to the definition, as it is active transport, if we compare it with passive transport, in passive transport, we discussed energy is not required. Both osmosis and diffusion are two processes which can be carried out without energy. But in active transport, as the molecules are moving from low to high concentration, they are moving against the concentration gradient. In that case, they do this by using energy, and that energy will be available in the form of ATP, adenosine triphosphate. अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी कि जो प्रोसेस है, जो एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा टू जनरेट एटीपीज? respiration. So means cellular respiration will be involved over here. हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि आप रूट हेयर सेल में देखिए, अब रूट हेयर सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर व्हाट पर्पस? टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. इसीलिए यहां पे आप देखिए इसकी सराउंडिंग्स में सॉल्ट्स या मिनरल्स में वो मौजूद होते हैं. राइट, ये एब्जॉर्ब करते हैं मैग्नीशियम आयंस, या उसके अलावा ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट आयंस. मैग्नीशियम को ये किस लिए एब्जॉर्ब करते हैं? Exactly, for chlorophyll. And what for these nitrate ions? They absorb them to convert them into amino acids, and finally they make protein. अब ये जितने भी आयंस हैं, इन आयंस की जो मूवमेंट होती है, ये आयंस इस सेल के अगर बाहर वाली एनवायरनमेंट में देखें तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? लो. Exactly. According to the definition, molecules move from lower concentration to a region of higher concentration. Is it clear? So for that reason, these salts or minerals will be in lower concentration outside the cell. So if they are moving against the concentration gradient towards where the concentration of these salts is higher, for that purpose they use energy. So how they will get energy? Due to the respiration, because these cells respire
they will use oxygen. Is it? So if any soil that is poor in concentration of oxygen, what will happen over there with this active transport? जिस सॉइल के अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है, तो क्या वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे कोई इफेक्ट होगा? होगा। रीजन क्या है कि देखिए, रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यू नीड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगी तो रेस्पिरेशन होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है, हम ये देखते हैं कि जो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ठीक है, उनको ऑक्सीडाइज करना होता है। उसके लिए ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे यूज होता है, इसलिए ऑक्सीजन का यहाँ पे होना जरूरी है। अब अगर किसी सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पुअर है, कम है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पुअर है, वो कम है, तो वहां पे ये प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। इसलिए अच्छा, उसके बाद देख एक और चीज देखिए, एक तो हमने देख लिया कि इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। दूसरा रिलेशन किसके साथ है? रेस्पिरेशन के साथ। ठीक है, और रेस्पिरेशन के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? एटीपी। ये तीनों आपने वर्ड जो है वो याद रखिए। तीनों वर्ड्स जो है वो किसी भी एक वर्ड के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल बना सकता है ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर आप देखिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर भी मेम्ब्रेन जरूरी होती है। When these salts will cross cell membrane, so across the semi-permeable membrane, the movement will take place of these ions. So for both osmosis and active transport, we do need to have cell membrane. जबकि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन का होना जरूरी नहीं है, दो के डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैरी आउट हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें ऑस्मोसिस को और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, इन दोनों प्रोसेसेस के अंदर सेल मेम्ब्रेन का होना जरूरी। क्लियर? सेकंड एग्जांपल दैट कैन बी टेकन ओवर हियर, वो ह्यूमन विलेज की हम ले सकते हैं। Where these villi are present in human gut? Have any idea? Yeah. Where they are present? In the lining of the small intestine. Which part? Ileum. Yeah. Right? So these villi increases the surface area to volume ratio. Right? I mean the absorptive surface, the absorptive area will increase. So in small intestine, suppose this is the main lumen of small intestine, and over there these villi are present. So food over there will be in digested form. We will be having glucose in carbohydrates will be digested into glucose. Glucose is the final product of carbohydrates. Then we are having amino acids, product of protein. Protein will be broken down into amino acids, and fats into glycerol plus fatty acids. Clear? Yes. These two molecules simply diffuse in, right? When only the diffusion process will take place over here. But in case of glucose, what will happen? Already we are having glucose in our blood. Yeah. Is it clear? Actually, amino acids are not stored. Yeah. Whenever we are having surplus or excess amino acids in our body, they are broken down into the liver during the process of deamination, where urea is formed. Is it clear?
So amino acids, if they are surplus, if they are extra, we cannot store these amino acids in our body. We will break down these amino acids which are surplus or excess in our body. Glycerol and fatty acids, when they are present in our body, they are assimilated back into the fats. Is it? So fat is present over there, not glycerol or fatty acids separately. Is it clear? So we will not be having amino acids and glycerol or fatty acids in our body. So simply they are moving from an area where they are in higher concentration towards lower concentration. So they will use which process? They will use simple diffusion. It's clear? But for this glucose, we already have glucose in our blood. And what is the normal value of glucose in our blood? 75 to 110 milligram per 100 ml. Sufficient amount of glucose is already present in our blood. In that case, when we are already having this glucose in our blood, so diffusion cannot absorb this glucose which is present in our small intestine lumen. Is it? Because over here, the glucose present in the small intestine outside the blood, its concentration is low. The concentration of glucose in our blood is higher. So glucose need to move from lower concentration to higher concentration. Is it? Over here we are having blood capillaries. So if glucose enters through this membrane, which process will be involved over here? Active transport. So the glucose will be uploaded by active transport. Glucose is moving from an area of lower concentration to higher concentration. So energy is required for this process. Clear? तो यहाँ पर भी देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और हमने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए वी रिक्वायर एटीपीज, वी रिक्वायर एनर्जी. तो यहाँ पे जो ग्लूकोज हम अपनी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर होता है, जब उसको ब्लड के अंदर हमने लेके आना होता है, अपलोड करते हैं, तो व्हिच प्रोसेस विल बी यूज्ड ओवर हियर? एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम ग्लूकोज जो होता है उसको एब्सॉर्ब करते हैं. क्लियर? ये दो डेफिनेशंस थी with reference to ये रूट हेयर सेल. रूट हेयर सेल जो होता है इसमें जो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल्स है वो तो ऑस्मोसिस के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं. दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट. So when you discuss active transport, in active transport, why it has been given this name? Because this process will use energy. That will be in the form of ATP. और जो रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर सेल्स जो होते हैं, they absorb mineral salts. और वो जो minerals and salts जो होते हैं, they are present in lesser amount outside the cell. So from lower concentration, when they move towards higher concentration, against the concentration gradient, they will use energy. Is it clear? So keep in your mind, whenever these root hair cells absorb minerals or salts, always they use, or most of the time they use active transport. Clear? अच्छा जी, इसके अंदर दो और चीज देख लीजिए मिलेगी, otherwise we start with enzymes. Facilitated diffusion. So again, facilitated diffusion is the process of diffusion. But why it has been given the name facilitated when it's not normal diffusion? Right? This diffusion occurs across a membrane. A semi-permeable membrane is basically involved over here, where the materials are going to be transported across the membrane. So that is the reason this diffusion has been given this name, facilitated diffusion. This diffusion is facilitated by the presence of carrier proteins. Carrier proteins, right?
So these proteins are involved to move materials across the membrane. As we know, cell membrane is a lipid bilayer structure. The phospholipids and protein make this lipid bilayer structure of cell membrane. So these are the phospholipids. Fatty acid chains are present over here. आपको पता है कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उसमें दो फैटी एसिड चेन्स होती हैं. ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनके अंदर तो तीन होती है ना, इसके अंदर कितनी होती है? दो फैटी एसिड की चेन. Why? Yes. The basic reason, actually, these are the two fatty acid layers. The presence of these two fatty acid layers, when one fatty acid layer is replaced, one phosphate group is attached at the outer end, at the head, to make this end polar. So actually the inner part of the membrane is hydrophobic. Hydrophobic means water hater, not love to water. Mean the things will not easily be crossed. Mean the polar things, the polar materials cannot pass through the hydrophobic region. If we use term hydrophobic, hydro means water. Are you aware with the term phobia? Hydrophobia, hydrophobia. So phobia means fear, is it? So that's why hydrophobic area, this area is hydrophobic. This hydrophobic area always turns inward, right? And these head structures are actually the area which is called hydrophilic, water lover. So this area is actually soluble or a part which is tilted towards water molecules. Whenever you try to dissolve these molecules into water, the heads will always turn towards water, and these tails will face opposite to the water. So that is the reason these tails are present inward, and this area becomes hydrophobic. Is clear? तो यही वजह है कि इस मेम्ब्रेन को, दूसरी चीज ये अगर देखें तो फ्लूइड, इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. आपको पता है कि जो हमारे पास लिपिड्स या फैट्स होते हैं दो तरह के होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड और मीन जिसे हम सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड का नाम देते हैं. ठीक है, तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर गिव्स us fluid like structure. So membrane is not very hard or stiff structure, it's just jelly like structure. Clear? So that's why it has been given fluid mosaic model, because this structure gives this membrane of fluidity. It's not very hard, not very stiff, it's just like a gel. And why it is called mosaic? Basically the protein molecules are present at different places. Actually the protein molecules are augmented at different places. अब उसमें वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल मुख्तलिफ जगहों पे लगे. जैसे आप देखिए कि यहाँ पे मिला, जैसे कि हम देखते हैं ये ट्रांस प्रोटीन्स आ जाएंगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन इसके अंदर होती हैं. ठीक है, लाइक जैसे चैनल प्रोटीन्स है या कैरियर प्रोटीन्स है. ठीक है,
उसके बाद फिर आप देख लीजिए आगे लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पे अगर कोई प्रोटीन स्पोर्स मौजूद है, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो कहलाती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, जो बाहर वाले से होती है, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। खैर ये हमारे बहुत सिलेबस के डेप्थ में नहीं आता, ये ज्यादातर रिलेटेड है ए लेवल्स के साथ। अब इसके साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, अगर वो अटैच हो जाते हैं तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ क्या अटैच हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए। इनको सिग्नल प्रोटीन्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर साइट्स होती हैं फॉर सेल मेम्ब्रेन। हार्मोन्स वगैरह जो आते हैं या जो एंटीजेंस वगैरह जो आते हैं, दीज आर द रिसेप्टर साइट्स, जो मैसेज को रिसीव करते हैं कौन सी चीज सेल की तरफ आ रही है। इस क्लियर? तो बेसिकली होता ये है कि जो कैरियर प्रोटीन्स है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लियर? अब ये वाला जो सारा रीजन है जिसे हमने नाम दे दिया लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर। अब पता है लिपिड्स जो होते हैं दे आर नॉट पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, अगर मैं एग्जांपल देता हूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? we are having two poles, two different type of charges are present there. So ये कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा, कौन सा कंपाउंड आ जाएगा? पोलर। If you talk about water, oxygen attached with two hydrogen, both hydrogen will carry partial positive and oxygen will carry partial negative charge. Clear? So another molecule of water is there. So let's suppose it will be like this. This oxygen carry negative charge. So when these two molecules come close to each other, these opposite poles will attract. Is it? They form a bond that is called hydrogen bond. So a bond will be formed between two opposite charges, hydrogen और ऑक्सीजन। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं, दो पोल्स हो गए, ठीक है, डाइपोलैरिटी आ गई इसके ऊपर। तो पोलर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस मौजूद होते हैं। क्लियर? क्या अभी भी नहीं हुआ? और ये क्यों होते हैं, चार्जेस क्यों आते हैं? कॉन्सेप्ट है इसका कि नहीं? ओके, अब जैसे देखिए ना, सोडियम और क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है, अब नॉर्मली होता ये है कि सोडियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन। गुड। एंड हाउ मेनी इन क्लोरीन? 7। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में जैसे लाइक आप देखिए, पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 8 और फिर 1, क्योंकि इसका टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? एटॉमिक नंबर क्या है इसका सोडियम का? 11? 11? I'm sure. It's 11 and its atomic mass is 23. Right? Yes. So how many electrons will be there? 11 total. So first orbital will contain 2 maximum, then 8. The third orbital can have maximum 8, but only 1 is left. So the last will contain 1. Clear? Yes. So over here the atomic number is 17. Atomic mass is 35.5. Yeah. Correct? So it means 2, 8 and then 7. It requires one electron to complete its outermost shell. Right? Yeah. फिर क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। Ionic. तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं दे कैरी
पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं दे कैरी नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो जब इस किस्म के आयनिक बॉन्ड जहां पे बन रहे होते हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, और जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं वहां पे चार्जेस नहीं होते, बिकॉज दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो ट्रांसफर नहीं कर रहे होते। अब समझ आ गई? टॉकिंग अबाउट कैरियर प्रोटीन्स, राइट? Actually, as these areas are hydrophobic areas, but when you talk about the carrier proteins, keep in your mind these are the proteins. These proteins are made up of amino acids and their inner sides are polar. Is it? The amino acids which will be present over here, their outer groups, their functional groups are polar. So these inner areas are polar. So they prefer to pass only polar molecules. I mean, like water molecules can pass through this area. Is it? Glucose can pass through this area. I mean, all those materials which carry charges. Or sometimes very large molecules like the protein molecules. Some proteins are very large. They cannot enter the cell from any other area. Over there, these gated channels, these carrier proteins are actually involved because they are having special gate-like shape. So gates basically are closed. When large molecules arrive over there, those gates get open. So even over here, ATP molecules are used. ये carrier proteins जो होती है ना, ये gates, ये gated proteins होती है। इनको खोलने के लिए भी हमें ATP की जरूरत मौजूद होती है। क्लियर? जिस तरह आप देख लीजिए कि मुझे चेयर्स लेके आनी है इस कमरे के अंदर, तो मैं इस दीवार के जरिए तो अंदर नहीं लेके आ सकता, ये तो एक हर्डल है ना। कहां से लेके आऊंगा? दरवाजे से। दरवाजा एक एरिया है मेरे पास जहां से मैं आसानी के साथ उन चेयर्स को अंदर लेके आ सकता हूँ। ठीक? तो समझ लीजिए एक दरवाजा बीच में बना हुआ है। इन एरिया तो बिल्कुल ब्लॉक एरिया है, एक दीवार है ये, और जो दीवार बनी हुई है उसमें से कोई भी पोलर मॉलिक्यूल यहां से नहीं गुजर सकता। ठीक हो गया? उसको गुजारने के लिए हमारे पास कैरियर प्रोटीन ये चैनल्स हैं। अब क्लियर? तो याद रखिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बाकी डेफिनेशन वही है कि इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, but by carrier proteins। यहाँ पे हमने एक वर्ड ऐड कर देना है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं वो किसकी मदद से मूव करते हैं? कैरियर प्रोटीन्स की। वो मेम्ब्रेन के किसी और हिस्से से मूव नहीं कर सकते। क्लियर? जी, ये एक नहीं होता, काफी सारे होते हैं, तो मैंने एक बनाया और इनको हमने क्या नाम दिया? कैरियर प्रोटीन। और यहाँ पे ये गेटेड प्रोटीन, जैसे दरवाजा मैंने बंद किया हुआ है, अब इस दरवाजे को मैंने खोलना है तो I need to put some amount of energy to open this door. Is it clear? So this door is closed. So we need to open it. How we will be able to open it? When we apply some energy on it. Is it clear? जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होते। अब देखिए जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर इन एरिया से अंदर आ सकते हैं। गैसेस यहाँ से अंदर आ सकती हैं। जो गैसेस है ना वो यहाँ से डिफ्यूज कर सकती है मेम्ब्रेन में से। जो लिपिड की लेयर है वहां से डिफ्यूजन हो जाएगा गैसेस का, या यहाँ से ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, वो भी यहाँ से एंटर हो सकते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर मटेरियल्स नॉन पोलर मेम्ब्रेन में से गुजर सकते हैं, लेकिन पानी मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकता। पानी सिर्फ सर्टेन चैनल में से गुजर रहा है क्योंकि उनके इंटरनल एरियाज कैसे हैं? चैनल प्रोटीन्स के इंटरनल जो एरियाज होते हैं वो अंदर से पोलर होते हैं और इसी वजह से वो इन चैनल में से पानी गुजरेगा, इन चैनल में से नहीं गुजरता। सो दैट इज द रीजन आप अपना 3 घंटे भी अपना हाथ पानी में रखिए, आपकी स्किन से पानी कभी भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए या आपके अंदर से लीकेज नहीं हो रही ब्लड या बाकी चीजों की, क्यों नहीं हो रही? यू हैव हाइड्रोफोबिक एरियाज। क्लियर? Sir, where does this diffusion take place? Diffusion? Diffusion? No, where? Actually, we are having different type of diffusions. Like if we talk about the diffusion of gases, that diffusion will take place through this membrane that is made up of lipid bilayer.
No, I meant as in like where in our body is it taking place? Everywhere, in every cell. Because in heart, even in lungs, in every part of our body, everywhere we have cells. So wherever we have cells, we need oxygen, we need to release carbon dioxide, we need glucose. So everywhere we need these nutrients to be transported, because wherever we have living materials, living cells, over there we need to do this diffusion. So plants have them? Plants also have. Plants, yes, everywhere in plants, this diffusion will take place. I told you, diffusion can take place in open space or even through a membrane. So everywhere in our body we are having a membrane. Is clear? Yeah. So over there, when from one cell to another cell, the materials are moving. They are using membrane. Is clear? I have a weird question. Yes. When proteins or anything passes through the carrier protein, does their shape change? Yes, this change the shape. I told you, basically they are gated proteins. First they close from the outer surface, but they open from the inner side of the membrane. Yeah. So when they use energy, what will happen? Suppose if or either the inner is closed, the outer is open. So if anything is need to move outward, the gate will get open from the lower side. Is it clear? So energy will be used to change the shape of this protein. We are actually having different types of protein in this membrane. Then we are having sodium potassium pump over here. Why does it change the shape? Just to move. It's closed. Ah. Door is closed. So you want to enter through the door. Will it change its shape or not? Or will remain closed? You will get it open. You will pull it, right? So in that case, the shape is going to be changed. एंडो का मतलब क्या होता है? इनर, इंटरनल और इनर. एक्सो मीन आउटर. अच्छा, अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कि all these processes are involved to move materials in or out of the cell. अच्छा, कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो इन प्रोसेसेस से सेल के अंदर या बाहर मूव नहीं कर सकती. उनके लिए फिर ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हम ले सकते हैं इसके लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल होते हैं बड़े, साइज में बड़े होते हैं. तो फिर ना तो ये प्रोटीन से गुजर सकते हैं, ना ये लिपिड लेयर से गुजर सकते हैं. तो फिर ये क्या करेंगे? लेट्स सी, हम एक एग्जांपल लेते हैं अमीबा की. अमीबा वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना हुआ एक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, ठीक है. और ये फाइलम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है. अमीबा की अगर बॉडी को देखिए तो बड़ी इरेगुलर सी बॉडी होती है और इसकी कोई परमानेंट शेप नहीं होती, क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो परमानेंटली अपनी शेप चेंज करता रहता है. फूड पार्टिकल्स जो पानी के अंदर जो होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो अगर यहाँ पे आके इसके मेम्ब्रेन के साथ आके टच करते हैं तो अब इनका साइज जरा बड़ा होता है. ये मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है. जब फूड मॉलिक्यूल इसके मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है कि जैसे फूड मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आके अटैच हुआ, उसके बाद ये अपने, इनको सूडोपोडिया कहते हैं. ये जो एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, इनको सूडोपोडिया कहते हैं. ये सूडोपोडिया अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देंगे, यानी अपना शिफ्ट करना शुरू कर देगा साइटोप्लाज्म, और ये इसको सराउंड करना शुरू कर देगा. जैसे ये थोड़ा सा इस तरफ को आना शुरू हो जाएगा, राइट. इनक्लोज करना शुरू कर रहा है उसको, और जब ये इनक्लोज करेगा तो फाइनली यहां से मेम्ब्रेन थोड़ी सी रप्चर होगी, फट जाएगी जिसे हम कहते हैं. और इसने ये वाला जो पार्ट था मेम्ब्रेन का, इसको इनगल्फ कर दिया. दिस इज इनगल्फिंग.
Phagocytosis is basically this process is called phagocytosis, the eating process of cell. I thought it was only for bacteria. No, actually our phagocytes, the white blood cells, they engulf bacteria like this or the dead cells. Phagocytosis is the eating process during which amoeba engulf or eat these food particles. So the membrane part which will be here, which surrounds this food particle, it becomes food vacuole. ये क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल बन जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं और ये देन डिस्ट्रॉय, फूड वैक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो देखिए ये वाला जो तरीकाकार है, दिस मेथड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इज क्लियर? तो सेल के अंदर जब कोई सॉलिड चीज एंटर होती है, यानी फेगोसाइटोसिस में भी दो टाइप्स आ जाती है ईटिंग प्रोसेस में भी, कि वो लिक्विड है या सॉलिड है। अगर तो वो सॉलिड है तो फिर वो फेगोसाइटोसिस, अगर वो लिक्विड है तो फिर उसको क्या नाम देते हैं? पिनोसाइटोसिस। मीन अगर वो कोई लिक्विड मटेरियल को इनटेक कर रहे हैं इन लार्ज अमाउंट, ठीक हो गया? इसी मेथड से, फेगोसाइटोसिस के मेथड से, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। जी क्लियर? और इसी तरह कुछ ऐसे मटेरियल जो वेस्ट की शक्ल में इनके अंदर मौजूद होते हैं, उनमें भी ऐसा होता है। लाइक जैसे इसी के अंदर देखिए तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। These are contractile vacuoles। और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? लाइक जैसे इसका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है या कार्बन डाइऑक्साइड है या एक्स्ट्रा वाटर है, वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है? जब ये लार्ज अमाउंट में स्टोर हो जाएगा ना, तो फिर ये डिफ्यूजन से बाहर नहीं जाता। ये वैक्यूल बिल्कुल यहां पे आएंगे, ठीक, मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगे और देन यहां से मेम्ब्रेन रप्चर होती है। ये इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये इसके वेस्ट मटेरियल हैं। इन वैक्यूल्स के अंदर ये कलेक्ट हो जाएंगे। ये वैक्यूल जो होते हैं बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के करीब आते हैं, मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, रप्चर होती है मेम्ब्रेन एंड दे आर एक्सक्रीटेड आउट। ठीक हो गया? इस तरह इनटेक करना या उसको एक्सक्रीट करने का ये जो प्रोसेस होता है, एक्सोसाइटोसिस में लार्ज मटेरियल्स को ये बाहर निकाल देते हैं और एंडोसाइटोसिस में दे इनटेक दिस मटेरियल्स। इज क्लियर?